हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड टॉपिक कराने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मेरे पूरे इजी नोट्स के बहुत से क्वेश्चन कवर किए गए हैं। अगर आप इनको एक बार पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं। पहला क्या है? एग्रोनोमिस्ट, फसल उत्पादन तथा कृषि कार्यों का प्रबंधन। दूसरा है ब्रीडिंग बायोलॉजिस्ट। ब्रीडिंग का मतलब होता है कि जनन, जैसे पौधों में, पक्षियों में, मतलब जनन, ब्रीडिंग बायोलॉजिस्ट। अब देखते हैं क्या है। पौधों और पशु पक्षियों की उन्नत किस्मों या नस्लों की उत्पत्ति तथा विकास संबंधित कार्य ब्रीडिंग बायोलॉजिस्ट में किया जाता है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या है? सब्जियों, फलों तथा सजावट के पौधों को उगाना तथा उनकी देखभाल से संबंधित कार्य इसके अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जीव विज्ञान का नाम सन 1802 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क तथा ट्रेवी रेनस ने दिया था। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जीव विज्ञान का नाम किसने दिया, कब दिया, तो अब ये क्वेश्चन इससे कवर अप हो जाएगा। चलिए देखते हैं। वैश्वीकरण शब्द आंग्ल भाषा के शब्द ग्लोबलाइजेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो क्वेश्चन आता है कि वैश्वीकरण शब्द किस आंग्ल भाषा के किस शब्द का रूपांतरण है? ग्लोबलाइजेशन का हिंदी रूपांतरण है। चलिए देखते हैं। एजुकेशन कमीशन, शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1964 से 1966 के बीच हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। SCP क्या है? एक कोशिकीय प्रोटीन है। SCP क्या है? एक कोशिकीय प्रोटीन है। ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी किस सिद्धांत पर आधारित है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। टर्बर व कोलेटी की बुक साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि टर्बर व कोलेटी की बुक कौन सी है? तो क्या है? साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल। आप इसको लर्न कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य उद्देश्य, जैसे शैक्षिक उद्देश्य होते हैं वो सामान्य होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। शिक्षण से संबंधित उद्देश्य होते हैं, सामान्य होते हैं और विशिष्ट होते हैं। तो सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? सामान्य होते हैं जो नॉर्मल समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मकता से आदि होते हैं। जो विशिष्ट होते हैं मतलब कि जो स्पेशल होते हैं। कैसे? जो उद्देश्य पाठ्य वस्तु तथा सिद्धांतों तक ही सीमित रहते हैं। जैसे लेंस होते हैं, लीवर, उत्तोलक बोलते हैं, लेंसेस, मैग्नेटिक आदि। ये क्या है? ये पाठ वस्तु से संबंधित हैं। अब ये पॉइंट है, ये सिद्धांत है। जो ये सिद्धांत मतलब हमेशा इस सब दिए रहते हैं, जैसे जैसे हैं वैसे ही हमेशा बोले जाते हैं। जैसे धातु गर्म करने पर क्या होगी? फैलती है। और जीवन का जो आधार है क्या है? प्रोटोप्लाज्म में। अगर उदाहरण क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जीवन का आधार प्रोटोप्लाज्म में कौन सा उद्देश्य है, किस प्रकार का उद्देश्य, सामान्य है कि विशिष्ट है, तो क्या हो जाएगा? विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। ब्लूम ने अपने सहयोगियों के साथ शिकागो विश्वविद्यालय में 3 वर्गों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। चलिए देखते हैं आगे कौन कौन से 3 वर्ग थे। पहला वर्ग था ज्ञानात्मक पक्ष, तो ब्लूम ने 1956 में प्रस्तुत किया। भावात्मक पक्ष सेकंड, ब्लूम, कर्थनाल, मसीहा ने कब किया था? 1964 में किया था। और तीसरा है मनोगत्यात्मक पक्ष, सिम्पसन ने किया 1969 में। इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये है RCEM, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, इसका फुल फॉर्म है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। RCEM टैक्सोनॉमी में किसका यूज किया गया है? RCEM में किस टैक्सोनॉमी का यूज किया गया है? किसकी टैक्सोनॉमी का यूज किया गया है? ब्लूम टैक्सोनॉमी का यूज किया गया है। और देखते हैं 6 वर्गों के स्थान पर 4 वर्गों को रखा गया है। जो RCEM है उसमें 6 वर्गों के स्थान पर कितने वर्गों को रखा गया है? 4 वर्गों को रखा गया है। और ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं? ज्ञान, बोध, प्रयोग और सृजनात्मक।
ये इसके 4 वर्ग है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आरसीएम में से कौन से 4 वर्ग हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। आरसीईएम के 3 स्टेज हैं। कौन कौन से हैं? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस। इसको हिंदी में बोलते हैं अतः, प्रदाह और प्रक्रिया। आरसीएम में मानसिक क्रियाओं ली गई हैं, यूज किया गया मानसिक क्रियाओं का। कितनी मानसिक क्रिया ली गई है? 17। RLOS इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रियल लर्निंग आउटकम्स। इसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आरसीईएम में प्रक्रिया, प्रोसेस को महत्व दिया गया है। आरसीईएम में किसको महत्व दिया गया है? प्रोसेस को महत्व दिया गया है। चलिए देखते अगला पॉइंट क्या है। रॉबर्ट मिलर उपागम का विकास 1962 में एयरफोर्स ट्रेनिंग के अनुसंधान के समय हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रॉबर्ट मिलर उपागम का विकास कब हुआ था, किस टाइम हुआ था, तो आप इसको बता सकते हैं। कह देते हैं आगे। रॉबर्ट मेगर विधि। रॉबर्ट मेगर विधि क्या है? अभिक्रमिक अनुदेशन के क्षेत्र में उद्देश्यों को लिखने का प्रयास किया गया। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि रॉबर्ट मेगर विधि में किस प्रकार के अनुदेशन का यूज किया गया, किस प्रकार के अनुदेशन के क्षेत्र में उद्देश्यों को लिखा गया। किसके क्षेत्र में लिखा गया? अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र में। और दूसरा पॉइंट क्या है? शैक्षिक उद्देश्यों को रॉबर्ट मेगर ने ज्ञानात्मक रूप में लिखने के पर जोर दिया था। इससे क्वेश्चन बनेगा शैक्षिक उद्देश्यों को रॉबर्ट मेगर ने किस रूप में लिखने पर जोर दिया था? किस में दिया था? ज्ञानात्मक रूप में। चलिए फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन करा रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप एक बार एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो देख लीजिए, इसका रिवीजन कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल मिलेगी। चल देखते हैं पहला क्या पॉइंट हमारा। हरित क्रांति के जनक कौन है? बोरलॉग हैं। अगर नॉर्मल पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो बोरलॉग हैं। अगर पूछ लिया जाए हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है तो डॉक्टर स्वामीनाथन। इससे क्वेश्चन आप ध्यान रखिए कि क्या पूछा गया है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1968 में मिला था। और किस क्षेत्र में मिला था? बायोलॉजिकल से क्षेत्र, ये जीव विज्ञान संबंधित। क्या किया था उन्होंने जो इनको नोबेल प्राइज़ मिला था? इन्होंने किया था न्यूक्लियोटाइड को एक सीक्वेंस में जोड़ दिया था और न्यूक्लिक अम्ल की सिंथेसिस की थी। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। कैटकोग्राफ यंत्र का आविष्कार किसने किया था? जगदीश चंद्र बोस ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। हमारी विधियां हैं, शिक्षण संबंधित विधियां दी गई हैं काफ़ी। तो हम पहले विधि देखते हैं, व्याख्यान विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि। फ्रेंड्स, व्याख्यान और प्रदर्शन अलग अलग विधियां हैं। जैसे व्याख्यान विधि होती है और प्रदर्शन विधि होती है। अब जब दोनों को मिला कर करते हैं तो उसको व्याख्यान प्रदर्शन विधि कहते हैं। इसमें दोनों विधियों का एक साथ यूज हो जाता है। जैसे मेरा टीचर व्याख्यान भी करता है और किसी चीज़ को उसको प्रदर्शन करके भी बताता है। चलिए देखते हैं कैसी विधि है। जीव विज्ञान को पढ़ाने की सबसे उपयोगी तथा व्यवहारिक विधि है। अध्यापक तथा शिक्षार्थी दोनों सक्रिय होते हैं। इस विधि में दोनों लोग सक्रिय होते हैं। विद्यार्थी में तर्क शक्ति का, निरीक्षण शक्ति का, विचार शक्ति का विकास होता है। इसलिए मतलब ये विधि कैसी है? सही है, अच्छी है। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है? इसे देखो, समझो और सीखो, इस सिद्धांत पर आधारित है। चलिए देखते हैं हमारी दूसरी विधि कौन सी है। अन्वेषण विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये विधि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। इसको इंग्लिश में ह्यूरिस्टिक विधि मेथड बोलते हैं। इसके जनक कौन है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। ग्रीक भाषा के शब्द ह्यूरिस्को, जिसका अर्थ है खोज करना। मतलब ह्यूरिस्टिक शब्द किस ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से बना है। किस भाषा से बना है? ग्रीक भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से। इसका अर्थ क्या है? खोज करना। अन्वेषण का मतलब ये खोज करना होता है।
अब देखते हैं पॉइंट क्या है इसका। पॉइंट देखते हैं, बालक आविष्कारक का स्थान ग्रहण कर लेता है। इस विधि में बालक जो छात्र होते हैं वो क्या होते हैं, आविष्कारक का स्थान ग्रहण, वो आविष्कार करते हैं। छात्रों को कम सूचनाएं दी जाती हैं और उन्हें अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी विधि में छात्रों को कम से कम सूचनाएं दी जाती है, उन्हें खोजने के लिए अधिक कहा जाता है। किस विधि में कहा जाता है, अन्वेषण विधि में। अन्वेषण विधि जब खोज करेगा तो उनको तार्किक चिंतन पर भी आधारित होगा, उनका विकास होगा, तार्किक चिंतन कर सकेंगे और करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। मेन पॉइंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करके सीखने के सिद्धांत किस विधि पर आधारित है, किस विधि पर है से है, मतलब किस विधि से है, अन्वेषण विधि से। क्योंकि जब मतलब किसी भी विज्ञान का जो आधार ही करके सीखना ही होता है। अगर हम करके सीखेंगे तभी तो हम अच्छे से उसको सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। थर्ड है योजना विधि। योजना विधि प्रयोजनवाद विचारधारा पर आधारित है। किस विचारधारा पर आधारित है, प्रयोजनवाद। इसके जन्मदाता कौन थे, W.H. किलपैट्रिक थे। किलपैट्रिक किसके शिष्य थे, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जॉन डीवी के थे। किसके, जॉन डीवी के। जॉन डीवी के किसके शिष्य थे, जॉन डीवी के शिष्य थे W.H. किलपैट्रिक। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अधिगम के सिद्धांतों तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास के नियम पर आधारित है। जो योजना विधि है किस सिद्धांत पर आधारित है, अधिगम के सिद्धांतों पर आधारित है। अधिगम के 3 सिद्धांत हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो अधिगम के सिद्धांत है वो किसने दिए हैं, ये थॉर्नडाइक ने दिए हैं। किसने दिए हैं, ये पर पॉइंट देख लेते हैं। व्यवहार पर अधिक बल दिया गया है। अन्वेषण योजना विधि में किस में बल दिया गया है, व्यवहार पर अधिक बल दिया गया है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अगला पॉइंट हमारा पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ किस पर आधारित है, बाल केंद्रित है। आप याद रख, क्वेश्चन पर याद रखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं का केंद्र बिंदु क्या है, किस पर केंद्रित है, बाल केंद्रित है। अब विज्ञान क्लब है, विज्ञान क्लब क्या है, मैकडाउन की बुक है एक, स्कूल क्लब्स। मैकडाउन की बुक क्या है, स्कूल क्लब्स। उन्होंने विज्ञान क्लब्स के महत्व को इसमें समझाया गया है। इसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैकडाउन की बुक क्या है, उनमें उस पर किस बारे में बात की गई है, इस ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। अभिक्रमिक अनुदेशन। अभिक्रमिक अनुदेशन, अनुदेशन का मतलब होता है सूचनाएं। अभिक्रमिक अनुदेशन मतलब प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन बोलते हैं इनको। स्वाध्याय, स्वशिक्षण, पत्राचार पद्धति में पढ़ना पढ़ाना होता है। इसमें मतलब कि हम लोग स्वाध्याय करते हैं। कैसे करते हैं, कंप्यूटर की सहायता से हम लोग स्वाध्याय कर सकते हैं। अभिक्रमिक अनुदेशन पाठ्य पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से होता है। चलो, पुनर्बलन की पुष्टि होती है। इसमें मेन टॉपिक होता है, पॉइंट है पुनर्बलन की पुष्टि होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, CAI बोलते इसको, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन। क्या देखो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा अधिगम व्यवस्था तीनों पक्ष होते हैं। कंप्यूटर सहाय अनुदेशन मतलब जो कंप्यूटर की सहायता से हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं या सूचना देते हैं, वो कंप्यूटर सहाय अनुदेशन होते हैं। तो इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अधिगम व्यवस्था तीनों पक्ष होते हैं। एक ही समय में अनेक अधिगमकर्ता स्वानुदेशन कर सकते हैं। सही है, एक ही समय में 30 छात्रों को अनुदेशन दिया जा सकता है। और इस कंप्यूटर के सहाय अनुदेशन में क्या क्या होता है, ग्राफिक्स होते हैं, दृश्य श्रव्य होते हैं, मतलब ऑडियो वीडियो किसी भी सहायता से हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और ये पॉइंट देख लेते हैं। जीव विज्ञान की अनुदेशन सामग्रियाँ
क्या क्या है जीव विज्ञान की अनुदेशन सामग्रियाँ? ट्यूटोरियल, ड्रिल, प्रैक्टिस, अनुरूपण तथा गेमिंग आदि जीव विज्ञान की सहायक सामग्रियाँ हैं। चलिए देखते हैं टोली शिक्षण। टोली का मतलब ये तो टीम शिक्षण, टीम टीचिंग बोलते हैं इसको। इसका आविष्कार कब हुआ था? 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। टोली शिक्षण का मतलब क्या है? जब दो या दो से अधिक टीचर परस्पर सहयोग से एक ही कक्षा में के लिए शिक्षण कराते हैं। मतलब तो वैसे तो होता है कि हमारा एक टीचर ही क्लास में भी टीचिंग कराता है, लेकिन जो टोली शिक्षण इसमें एक से अधिक टीचर हो सकते हैं। सोच में शिक्षण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सोच में शिक्षण माइक्रो टीचिंग कब इसका यूज हुआ? 1968 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। इसमें छात्रों की संख्या कम क्या हो सकती है? छात्रों की संख्या होती है 5 से 10 और टाइम का कितना होता है? 5 से 10 मिनट। अब इसमें फीडबैक की व्यवस्था होती है। हाँ, ये उपचारात्मक योजना है। फीडबैक मतलब जब कोई चीज़ गलती कर देते हैं तो हम दोबारा उसको सही कर सकते हैं। उसके बारे में बताया जाता है कि आपने क्या गलती की है। जब गलतियाँ पता चल जाती है तो उसका उपचार भी हो जाएगा। तो ये इसलिए ये विधि सूक्ष्म शिक्षण विधि क्या होती है? माइक्रो टीचिंग क्या होती है? उपचारात्मक योजना है। चलिए देखते हैं आगे। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के D.W. एलन के अकॉर्डिंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के D.W. एलन के अकॉर्डिंग क्या है? सोच प्रशिक्षण वह शिक्षण प्रक्रिया है जो कक्षा के आकार समय की दृष्टि से छोटे पैमाने पर आयोजित की जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ये कथन लिख के आ सकता है किसने कहा था? तो आप इसको रन कर लीजिए। सोच प्रशिक्षण प्रक्रिया में 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3। पहला क्या होते हैं? पहला होता है ज्ञान प्राप्ति स्तर, दूसरा होता है कौशल प्राप्ति स्तर और तीसरा होता है स्थानांतरण स्तर। अब तीनों स्तरों को याद कर लीजिए, इससे बन सकते हैं क्वेश्चन। चलो इसकी साइकिल देख लेते हैं। इसकी माइक्रो टीचिंग की साइकिल क्या होती है, इससे क्वेश्चन काफ़ी बन सकता है। सबसे पहले जब हम लोग माइक्रो टीचिंग मतलब किसी कक्षा में जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम योजना तैयार करते हैं कि हम क्या पढ़ाएंगे, क्या करेंगे। तो योजना होती है सबसे पहले, और फिर दूसरे नंबर पर होता है शिक्षण। फिर उसको हम क्लास में जाकर उसको शिक्षण करेंगे, पढ़ाएंगे, टीचिंग करेंगे। तो कितने मिनट की होती है? 6 मिनट के लिए होती है। और फिर उसकी फीडबैक, जो हमने पढ़ाया तो उसको हमको फीडबैक मिलेगा। जो हम लोग पर्यवेक्षक होंगे, निरीक्षक होंगे, वो हम लोग फीडबैक करेंगे। ये किस माध्यम से करेंगे? वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से करते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या गलतियाँ की। अब जो फीडबैक होगा तो उसको बताएंगे कि आपने ये गलतियाँ की, आप इसको सही कीजिए। तो इसमें हो जाएगा। फिर हमें जब बताया जाएगा हमने गलतियाँ की तो फिर हम उसको रीप्लानिंग करेंगे, फिर हम उसको सही से करने की कोशिश करेंगे। तो 12 मिनट का टाइम होता है रीप्लानिंग में। फिर इसको पुनः टीचिंग करेंगे 6 मिनट। फिर रीफीडबैक होगा, ये भी 6 मिनट का होगा। फिर ऐसे क्रम चलता जाता है। फ्रेंड्स जो टोटल टाइम होता है 36 मिनट होता है। जो माइक्रो टीचिंग का जो टोटल टाइम होता है 36 मिनट होता है। और ये प्रक्रिया 6 मिनट चलती रहती है। और ये पूछा जा सकता है कि रीप्लानिंग में कितने मिनट का टाइम लगता है? तो 12 मिनट का लगता है। फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ। 2 या 2 से अधिक घर दूर बैठे व्यक्ति चर्चा में भाग ले सकते। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ये है कि हम लोग जो व्यक्ति जो दूर बैठे हैं वो भी एक दूसरे से बात और चर्चा कर सकते हैं। तो कैसे होते हैं? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहले तो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अब देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान। सर्वप्रथम अमेरिका के कोलियर ने क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? शब्द का प्रयोग अमेरिका के कोलियर ने किया था। मेन चीज़ याद रखिए, शब्द का प्रयोग किया था।
अब इसको शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन किसने दिया था? स्टीफन एम कोरे। स्टीफन एम कोरे ने इसका शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिया था। क्रियात्मक अनुसंधान किस पर काम करता है? निदात्मक और प्रयोगात्मक होता है। और ये प्रविधि चक्रीय होती है। कैसी होती है? ये प्रविधि चक्रीय होती है। शिक्षक समस्या ये चिन्हित करता है तो उसका नियोजन करता है। क्रियात्मक, जब शिक्षक समस्या को चिन्हित कर लेगा, जैसे बच्चे हैं उनमें देख लेगा कि बच्चे क्या कठिनाई हो रही है उनको पढ़ने में, याद करने में क्या दिक्कत है, तो उसको पहले समझेगा फिर उसका नियोजन करेगा। फिर ये जो मेन टॉपिक है ये पॉइंट्स, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए एक्वेरियम क्या होता है? एक्वेरियम तो हम जानते हैं कि पानी में हम लोग मछलियों का, वनस्पतियों का संरक्षण करते हुए एक्वेरियम होता है। तो क्या होता है? जलीय जीव वनस्पतियों के विकास एवं वृद्धि का निरीक्षण होता है। पहला हो गया। दूसरा, प्रोटोजोआ तथा शैवालों का अध्ययन होता है। टिश्यू कल्चर करने में उपयोगी होता है। चलो ठीक है। और दूसरा है टेरिटेरियम। टेरिटेरियम क्या होता है? टेरिटेरियम में होता है कुछ जीव जंतु जैसे मेंढक और केचुए आदि को टेरिटेरियम में रखते हैं। ये पूछ सकता है कि टेरिटेरियम में किसको रखते हैं? मेंढक, केचुए आदि को रखते हैं। वाइवेरियम तो पता है, वायु में रहने वाले जो कीट पतंग होते हैं उनको वाइवेरियम में सुरक्षित रखते हैं, जैसे तितली। हर्बेरियम क्या देखते हैं? हर्बेरियम तो फ्रेंड आपको पता ही, हर्ब से मेरा पेड़ पौधे से रिलेटेड होता है। तो सूखे पौधे उनके अंगों का संग्रहालय हर्बेरियम कहलाता है। फ्रेंड्स एक पॉइंट है एडगर के अनुभव का त्रिकोण। तो बहुइंद्रिय अनुदेशन के लिए एडगर ने दृश्य श्रव्य साधनों की सहायता से अनुभवों के आधार पर वर्गीकरण किया। किस अनुदेशन के लिए किया था? बहुइंद्रिय अनुदेशन। बहुइंद्रिय का मतलब क्या होता है? जिसमें एक से अधिक इंद्रिय काम करती है। जैसे जो सूचना देने में दो से अधिक इंद्रियां काम करें, जैसे दृश्य श्रव्य, दृश्य देखने में आँख और श्रव्य कान दोनों काम करते हैं, तो बहुइंद्रिय अनुदेशन हो जाएगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग में मस्तिष्क उद्वेलन बोलते हैं हिंदी में। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से बालकों में सृजनात्मकता, आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास होता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है जैसे अचानक से हमारे दिमाग में कोई अच्छा सा क्लू आ जाता है, पॉइंट आ जाता है, यही होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। इकाई योजना यूनिट प्लान का सर्वप्रथम विकास किसने किया था? H.C. मॉरिसन ने किया था। अब किस मानव विज्ञान पर बेस्ड है? गैसोल्ट मानव विज्ञान पर बेस्ड है, सिद्धांत पर। प्रयोग कब हुआ था? 1929 में हुआ था। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यूनिट शब्द लाने का श्रेय किसको दिया गया था? हर्बर्ट महोदय को दिया गया था। यूनिट, इसका कालांश 35 मिनट तक होता है लगभग। वार्षिक पाठ की योजना के अंतर्गत अध्यापक पूरे वर्ष के शैक्षणिक कार्यों का लेखा जोखा करता है। ये हमारा ईयर प्लान होता है, पूरे वर्ष के लिए होता है। चलिए देखते हैं। पाठ योजना क्या है? लेसन प्लान। तो इसका कालांश मतलब कालांश का मतलब होता है कि क्लास में टाइम पीरियड क्या है, उसका कितना टाइम की क्लास है। मैक्सिमम मतलब 35 से 40 मिनट की क्लास होती है। पाठ योजना वह ब्लूप्रिंट है जिसमें शिक्षक रचनात्मक कार्य करता है। कौन कार्य करता है? शिक्षक करता है। गैसोल्ट मनोविज्ञान से उत्पादित हुआ है पाठ योजना। जैक्सन महोदय ने इसको क्या बोला था? प्री एक्टिव अवस्था बोला था। हर्बर्ट उपागम क्या है? यह एक पाठ योजना है। इसके जन्मदाता कौन थे? J.F. हर्बर्ट थे। किस पर केंद्रित थे ये हर्बर्ट पाठ योजना? विषय वस्तु पर केंद्रित है। कितने स्टेज हैं? 5 स्टेज हैं। पहला है प्रस्तावना। जब हम कोई भी चीज़
कि योजना बनाएंगे तो सबसे पहले तो प्रस्तावना रखेंगे, फिर उसका प्रस्तुतिकरण कैसे होगा, फिर तुलना करेंगे, फिर उसका सामान्यीकरण करेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन अनुप्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे टॉपिक ज़रूर हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं। चलिए अब इसको पढ़ लीजिए। स्वनिर्मित उपकरण, आसुचरित उपकरण, छात्र, अध्यापक, स्थानीय कारीगर द्वारा निर्मित। इसके उदाहरण है एक्वेरियम, टेरिटेरियम, स्थायी स्लाइड, हर्बेरियम, टैक्सोडर्मी। स्वनिर्मित उपकरण मैंने जो स्वयं से निर्मित उपकरण होते हैं, इन जो प्रयोगशाला में उपकरण होते हैं छात्र स्वयं ही, अध्यापक और जो छोटे मोटे कारीगर होते हैं वो बना लेते हैं, जैसे एक्वेरियम, टेरिडियम, स्थायी स्लाइड, हर्बेरियम आदि। इससे पूछ सकते हैं कि एक्वेरियम, टेरिडियम किस प्रकार के उपकरण हैं, स्वचालित हैं, क्या है, पूछ सकते हैं। मूल्यांकन देखते हैं। मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? मूल्यांकन 4 प्रकार का होता है। और कौन कौन सा है? नियोजनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है? 3 महत्वपूर्ण आधार हैं। कितने? 3। पहला उद्देश्य, दूसरा अधिगम संबंधित अनुभव, तीसरा है मूल्यांकन के उपकरण। ये तीनों प्रक्रिया बहुत ही जरूरी है। अगर ये तीनों प्रक्रिया इसमें कोई नहीं है तो मूल्यांकन संभव नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इनका निर्माण किसने किया था? होरास मैन ने किया था 1845 में। J.M. राइस ने 1897 में 50 शब्दों का परीक्षण तैयार किया था। सबसे पहले निर्माण किया था होरास मैन ने 1845 में, और फिर इसके बाद जो J.M. राइस थे उन्होंने इसको क्वेश्चन तैयार किए थे 50 शब्दों के 1897 में। देखते हैं श्रेणीकरण प्रणाली, ग्रेडिंग सिस्टम। इसका प्रयोग छात्र के शैक्षिक प्रदर्शन का आकलन करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, आजकल तो जानते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम हो गया है मूल्यांकन। इसमें क्या होता है? ग्रेड दिए जाते हैं छात्रों को। कोप्से, एक कोप्से साइंटिस्ट थे, 1981 में मूल्यांकन समिति का गठन किया था। इन्होंने क्या किया था? मूल्यांकन समिति का गठन किया था। अब 5 सूत्री श्रेणीकरण आरंभ करने का सुझाव दिया था। इन्होंने कितने दिया था? 5 श्रेणी के आरंभ करने का सुझाव दिया। उसके बाद NCERT ने 1889 में 9 सूत्री श्रेणीकरण का सुझाव दिया। तो ये पूछ सकते हैं कि 9 श्रेणी सूत्रीकरण का सुझाव किसने दिया था और 5 सूत्री श्रेणीकरण का सुझाव किसने दिया था? ये मूल्यांकन समिति का गठन कब हुआ था? इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए देखते हैं करिकुलम पाठ्यक्रम शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। किसने कहा था? जॉन डेवी ने कहा था। शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, ये तीनों आवश्यक हैं शिक्षक के लिए। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के करियर से हुई है। अब इसकी याद कर लीजिए। ब्रूनर की बुक का नाम क्या है? प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ब्रूनर की बुक का नाम क्या है? प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। हैंड बुक्स, जो हैंड बुक्स क्या होती है? हैंड बुक्स या हस्त पुस्तिकाओं से अभिप्राय अध्यापकों द्वारा उपयोग हेतु हर समय तैयार रहने वाली पुस्तिकाओं से होता है। जो हमारे अध्यापक होते हैं वो हमेशा हर में जब शिक्षण कार्य करने जाते हैं तो क्या होती है? एक हैंड बुक्स होती हैं, पुस्तिकाएं होती हैं, वही हैंड बुक्स हैं। और बेकन देखते हैं। बेकन के अकॉर्डिंग बेकन ने एक कथन बोला था। बेकन के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक इज़ अ बुक डिज़ाइंड फॉर क्लासरूम यूज़। टेक्स्ट बुक ऐसी बुक होती है जो क्लासरूम के लिए ही यूज की जाती है। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। निदानात्मक परीक्षण या शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी, इससे क्वेश्चन
बहुत बनते हैं। चलिए देख पहले समझ लेते हैं क्या निदानात्मक प्रशिक्षण। कक्षा, जब कोई टीचर कक्षा में अधिगम कराता है तो बहुत से बच्चे होते हैं जो अच्छी जल्दी सीख लेते हैं, और जो बहुत से बच्चे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, उनको पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, निदानात्मक का मतलब ये होता है कि पहले जो कमियां हैं, जो कमजोरी है, हम उसको कारण का पता लगाएं। किसका पता लगाएं? कारण का। कक्षा में अधिगम ग्रहण करते समय छात्रों विद्यार्थी में होने वाली कमजोरी तथा कठिनाइयों के कारण का पता लगाना, सबसे मेन चीज़ होता है कारण का पता लगाना, ये निदानात्मक परीक्षण है। फिर जब आपको पता ही हो, जब कोई बीमार होता है तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले उस कारण देता है कि क्या है, तो पहले उसके लिए वो टेस्ट कराता है। अब जैसे ब्लड टेस्ट कराएगा, फिर उससे पता चल जाएगा कि उसको क्या कारण है, उसमें क्या कमी है, हीमोग्लोबिन कमी है। तो जैसे हमें पता चल गया कि ये कमी है, तो उसको निदानात्मक बोलेंगे परीक्षण, डायग्नोसिस हो जाएगी। और फिर डॉक्टर के पास जाएंगे रिपोर्ट लेके, डायग्नोसिस लेके, तो वो उसका क्या करेगा, उपचार करेगा। तो उसी प्रकार से शिक्षा में है, जब कोई बच्चा कमज़ोर होता है तो टीचर उसका निदान करते हैं, पहले उसके कमजोरी का पता लगाते हैं, फिर उसका उपचार करते हैं। चलिए देखते हैं उपचारात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण द्वारा जो इंगित छात्रों की त्रुटियां को दूर करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। जैसे निदानात्मक शिक्षण के दौरान जो बच्चे हमने चिन्हित किए हैं, उनकी जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे, उसका उपचार करेंगे। चलिए देखते हैं ये पॉइंट। उपचार करने के लिए छात्रों के विभिन्न वर्ग होते हैं। मंद बुद्धि होता है, पिछड़े बुद्धि वाले बच्चे भी होते हैं, प्रखर बुद्धि होते हैं, सामान्य बुद्धि होते हैं। इनको विभक्त कर देते हैं, इनको अलग अलग उसमें रखा जाता है, ग्रुप में रखा जाता है। जैसे मंद बुद्धि, तो उनके लिए हमें अलग उपचार की आवश्यकता होगी। जो सामान्य, जो पिछड़े हैं, असामान्य, मतलब जो उपचार से किस बच्चों की ज़रूरत होती है उपचार और निदान की, जो समस्यात्मक बच्चे होते हैं। कैसे बच्चे होते हैं? जो समस्यात्मक बच्चे होते हैं, समस्या से परिपूर्ण होते हैं, मतलब उसका निदान की जाती है। फ्रेंड्स, आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आप ये वाला वीडियो पूरा एक बार वीडियो आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाना, बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।